काव्योपवन उन्नीस सौ 9 ऋतुमुकुर एक मिनट। काव्योपवन के बाद कर्मवीर है। उन्नीस सौ 16 ऋतुमुकुर उन्नीस सौ 17 चुभते चौपदे उन्नीस सौ 24 ऋतुमुकुर के कर्मवीर के बाद है ऋतुमुकुर 1917 और सबसे नीचे है चुभते चौपदे 1924। पद्म प्रसून 1925। सुधीर प्रसून मतलब हाँ, प्रसून जोशी एक लेखक है ना। पद्म प्रमोद 1927। बोलचाल 1928। रस कलश बहुत पूछी जाती है, इसे ध्यान रखिए, बहुत पूछी जाती है, इसके आगे लिखना है। 1931। अभी तक जितना हम लोगों ने लिखा है उसमें दो ही रचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आई है, चुभते चौपदे और इसमें भी अब तक जितनी लिखे हैं सबसे महत्वपूर्ण है इसके आगे लिखिए, या ब्रज भाषा में रचित रीति परक ग्रंथ है, और पूरा वाक्य अंडरलाइन करिए। रस कलश के आगे लिखिए, यह ब्रज भाषा में रचित रीति परक या रीति निरूपक, जो भी लिखिए, दोनों लिखिए चाहे। यह ब्रज भाषा में रचित रीति निरूपक या रीति परक ग्रंथ है, और पूरा वाक्य अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। क्योंकि जैसे शुक्ल जी का लाइट ऑफ एशिया जब पूछता है तो उसकी भाषा पूछता है, तो ये जितना ग्रंथ महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये ब्रज भाषा में है। क्योंकि वैसे जितना हम पढ़ते हैं ये खड़ी बोली के पहले महाकाव्यकार हैं, ये हैं वो हैं, तो ब्रज भाषा दिमाग में नहीं आती। तो यहाँ आप रस कलश को इस ब्रज भाषा और रीति निरूपक दो पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अगली रचना चुभते चौपदे हो गए थे, तो अब चोखे चौपदे। उन्नीस सौ 32। इसके आगे लिख दीजिए, इसे हरिऔल हजारा भी कहा जाता है। कल्पलता, कल्पलता का आगे कुछ लिखेंगे क्या?
हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हाँ लिखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह भी इसी नाम से है। कल्पलता, चोखे चौपदे के नीचे कल्पलता 1937, उसके आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह भी इसी नाम से है। उसके नीचे हरिऔध सतसई 1940 और अंतिम है मर्मस्पर्शी 1956 मरणोपरांत। अब ये 50 में आ रही है और मृत्यु 47 में हो जा रही है, तो इसके आगे लिख देना है मरणोपरांत। ये एक तरह से इतनी रचनाएं फुटकर कभी आई, मतलब फुटकर रचनाएं होंगी। अब अगली हेडिंग डालेंगे प्रबंध काव्य। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। ठीक, मिटा रहे हैं इसको, इसमें तो कुछ है नहीं। हेडिंग डाले प्रबंध काव्य और सबसे पहले लिखेंगे प्रिय प्रवास 1917। उसके आगे लिखेंगे, जहां आपने रचना लिखा, ठीक ऐसे कॉलम बना लीजिए, तो यहाँ 1917 लिखिए, सॉरी 14 है भाई, रुक जाइए। 17 दरअसल सर्ग है, धैर्य रखिए। यहाँ हमने प्रिय प्रवास लिखा, यहाँ 1914 लिखा, यहाँ 17 सर्ग लिखा। उसके नीचे ऐसे, फिर उसके आगे भी लिखना है, आगे लिख लीजिए, कृष्ण कथा पर लिखा गया प्रबंध काव्य, कृष्ण कथा पर लिखा गया प्रबंध काव्य और खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य माना जाता है। सत्रह सर्ग की जगह 1917 हो गया। फिर ये प्रवास 1914, 17 सर्ग। तो इसमें अभी ढेर सारे पॉइंट इस पे लिखने हैं, लेकिन यहाँ इतना 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं कि पहली चीज, प्रिय प्रवास में कथा किसकी है? कृष्ण की। दूसरा, या खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 2 पॉइंट यहाँ लिखना है, बाकी सारे पॉइंट अभी, क्योंकि हरिऔध से 50% सवाल केवल प्रिय प्रवास पे बनते हैं, 50% में सब बनते हैं। 1 हो गया, ठीक, हमने बताया था 3 है, 1 हो गया प्रिय प्रवास। अब दूसरा पारिजात, उन्नीस 15 सर्ग। इसके आगे लिखना है कि मुख्यतः दार्शनिक विचार है, और केवल हरिऔध ने महाकाव्य माना। एक समस्या इसमें क्या है कि स्वयं हरिऔध इसे महाकाव्य मानते हैं, अन्य विद्वान इसे महाकाव्य नहीं मानते। मुख्यतः दार्शनिक विचार है पारिजात में, केवल हरिऔध ने इसे महाकाव्य माना। वैदेही वनवास 1940, 18 सर्ग। आगे लिखिए, करुण रस प्रधान
वैदेही वनवास में लिखना है करुण रस प्रधान राम कथा पर लिखा गया दूसरा प्रबंध का। वैदेही वनवास 1940, 18 सर्ग, करुण रस प्रधान राम कथा पर लिखा गया दूसरा प्रबंध का। अब अनुदित रचनाएं, जिसमें बेनिस का बांका इनकी पहली मानी जाती है, वो पूछे जाने योग्य रचना है। तो एक दो ही रचनाएं हैं अनुदित में, ज्यादा नहीं है। हेडिंग डालेंगे अनुदित रचनाएं और पहले पे लिखेंगे वेनिस का बांका। वैसे इसको गद्य में लिखना था लेकिन यही लिख लिया गया है। आगे लिखिए यह हरिऔध की गद्य की प्रथम पुस्तक है। अगली है रिपुवान विकल। ये देखिए, चूंकि ये गद्य में रचित इनकी पहली रचना मानी जाती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। बेनिस का बांका यह हरिऔध की गद्य में रचित पहली पुस्तक है। मतलब इनकी जो गद्य में पहली पुस्तक मानी जाती है वो यही बेनिस का बांका मानी जाती है। और दूसरी अनुदित में रिपुवान विकल है। यही दो ही रचनाएं हैं, उसके बाद हम तथ्यों पे आ जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जान ही रहे हैं, हम पहले ही बताया कि 50% सवाल प्रिय प्रवास। तथ्यों में हम शुरू कर देते हैं लिखना। पहला ही पॉइंट हम आपको नया लिखवा रहे हैं, और जो हम कल आपसे कह रहे थे कि विशेषांक ले आइए, तो ये मुझे हिंदुस्तानी एकेडमी से छपा एक विशेषांक था, उसी में मिला था। लिखिए पहला पॉइंट, हरिऔध जी को खड़ी बोली हिंदी कविता का व्यास कहा जाता है। अभी तक हमको अपभ्रंश के व्यास पता थे, खड़ी बोली व्यास नहीं पता थे। खड़ी बोली कविता का व्यास कहा जाता है। और हम स्रोत भी आपको बता रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी एकेडमी से छपने वाली एक विशेषांक थी हरिऔध के ऊपर, उसी में मुझे ये मिला था। लिख लिए सभी लोग, खड़ी बोली कविता का व्यास बराबर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि। अगला, हरिऔध के पूर्वज नीरज शर्मा ने ये पूछा था। ये भी सवाल उसी विशेषांक में मिला था। गुरुदयाल उपाध्याय ने, हरिऔध के पूर्वज गुरुदयाल उपाध्याय ने सिख धर्म स्वीकार कर लिया था। सिख धर्म स्वीकार कर लिया था, अतः इनके नाम में सिंह शब्द उसी का सूचक है। अतः इनके नाम में सिंह, सिंगल नोटेड कामों कर दीजिए सिंह को, सिंह शब्द उसी का सूचक है। इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि। तो यही नीरज ने पूछा था, तो बाद में हमने सर से पूछा तो वो उसी विशेषांक के हवाले से उन्होंने बताया कि इनके पिता जो भोलानाथ सिंह थे, भोला सिंह,
और उनके बाबा या कोई पूर्वज थे जिन्होंने सिख धर्म स्वीकार किया। तो ये सिख धर्म की निशानी थी जो इनके वंश परंपरा में सिंह शब्द जुड़ गया था। बस इतना ही शब्द था इसमें। आगे चलते हैं, प्रिय प्रवास पे आते हैं। प्रिय प्रवास के अंदर घुसते हैं हम लोग। प्रिय प्रवास में लिखिए, प्रिय प्रवास में कृष्ण के जन्म से लेकर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिय प्रवास में कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा है। इसके नायक कृष्ण और नायिका राधा है। और किसी ग्रंथ का नाम याद आ रहा है जिसके नायक कृष्ण और राधा हो? कनु, ब्रैकेट में लिखिए कनु प्रिया भी। कनु का मतलब कृष्ण और प्रिया का मतलब राधा। प्रेम बैठके में भी राधा। आइए ये प्रबंध काव्य लीजिए। हाँ, और दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इसलिए हमने नोट किया है। ठीक, ब्रैकेट में आप कनु प्रिया भी लिख लीजिए। ठीक, इसके भी नायक राधा और कृष्ण हैं। और मजे की बात है कि ये पूछा गया है कि कनु प्रिया के नायक नायिका कौन है। ये आया हुआ सवाल है। अगला पॉइंट, प्रिय प्रवास का अंगी रस वियोग श्रृंगार है। प्रिय प्रवास का अंगी, ब्रैकेट में प्रधान लिख लीजिए। कुछ लोग अंगी शब्द नहीं समझ रहे होंगे। प्रिय प्रवास का अंगी या प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। इस पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। इस पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ये आप जान लीजिए कि जब तक ये आपका साहित्य अकादमी 54 में स्थापित हुई, ज्ञानपीठ 65 में स्थापित हुई, व्यास सम्मान और सरस्वती 1991 में स्थापित हुई। इसके पहले साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार था वो मंगला प्रसाद। कामायनी पे क्या मिला? मंगला प्रसाद। प्रिय प्रवास पे क्या मिला? मंगला प्रसाद। तो इसे उसी वजन का पुरस्कार समझिए जो आज आप ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी समझते हैं। हम आपको अलग से लिखवा देंगे कि पहला मंगला प्रसाद और तब से लेके अब तक कितने मंगला प्रसाद पारितोषिक किसको किस ग्रंथ पर मिले हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि पहला जो है वियोगी हरि को वीर सतसई पर मिला है, लेकिन उसका पूरा सीरियल हमारे पास वो हिंदी साहित्य सम्मेलन से मिलता था। तो साहित्य सम्मेलन की वो पुस्तक ही मिल गई थी मुझे, हमारे गुरुजी के पास थी, जिसमें ये पूरा डिटेल दिया हुआ था। उसमें विवाद की स्थिति ये है कि आधे जगह ये लिखा है कि आचार्य शुक्ल को चिंतामणि रस मीमांसा पे मिला है और आधी जगह मिलता है कि चिंतामणि भाग 1 पर मिला है। इसी सवाल से हम परेशान थे और गुरुजी के पास गए तो संजोग से उन्होंने वो पुस्तक ही निकाल के हमारे हाथ में रख दी। और ये अपने दिमाग से अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि रस मीमांसा पे मिला था तो निकाल दीजिए। इसलिए भी निकाल दीजिए कि रस मीमांसा 1949 में आती है और शुक्ल की मृत्यु 1941 में हो चुकी थी। चिंतामणि भाग 1 1939 में आता है
तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि शुक्ल जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब मिला था? चिंतामणि भाग कोई रसमीमांसा कहे तो उस पे आप मत जाइएगा। अगला पॉइंट लिखिए, प्रिय प्रवास की रचना अवधि 1908 से 1912 है। प्रिय प्रवास की रचना अवधि 1908 से 1912 है। इसका पहले नाम वज्रांगना बिलाप था। उन्नीस सौ 8 से 1912 है। इसका पहले नाम वज्रांगना बिलाप है, बिलाप था, है नहीं, सॉरी। बाद में इसका नाम उन्होंने बदल के प्रिय प्रवास किया। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल इतना जानना है कि प्रिय प्रवास का पहले नाम वज्रांगना बिलाप था। 1908 से 12 भी ना याद रहे तभी कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या था। अगला सवाल बड़ा बढ़िया है। ध्यान देने की बात यह है कमाल की कि हिंदी के सबसे मान्य आलोचक आचार्य शुक्ल प्रिय प्रवास को न खंड काव्य मानते हैं न महाकाव्य मानते हैं, और जबकि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य माना गया है। यही पॉइंट हम लोगों को लिखना है। आचार्य शुक्ल ने प्रिय प्रवास को ना महाकाव्य माना है और ना ही प्रबंध काव्य। इस पॉइंट को आप 3 स्टार बना लीजिएगा। आचार्य शुक्ल ने प्रिय प्रवास को ना महाकाव्य माना है ना प्रबंध काव्य, बस। अब जो नहीं माना है शुक्ल जी का, वो डायरेक्ट कथन लिख लेते हैं, उन्होंने माना कहा क्या है। अगला पॉइंट डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या, इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। डबल नोटेड कामा पूर्ण विराम लगा के बंद करिए, डैश करके आचार्य शुक्ल प्रिय प्रवास के विषय में। समझ गए उन्होंने क्या कहा है और कैसे, क्या पूरी चीज आप क्लियर हो लीजिए। अगला पॉइंट, हरिऔध की खड़ी बोली की प्रथम रचना प्रेम पुष्पाहार नाम से 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये तो अपने आप में अंतर विरोध है। सन न लिखिए, प्रेम पुष्पाहार नाम से प्रकाशित हुई। हरिऔध की खड़ी बोली की प्रथम रचना प्रेम पुष्पाहार नाम से प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट, कवि समाज ने हरिऔध को कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति
की उपाधि प्रदान की थी। इसमें कवि सम्राट वाली पूछी जाती है। कवि समाज ने हरिऔध को कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की थी। एक बहुत बेहतरीन कथन है हरिऔध की भूमिका से। डबल नोटेड कामा में लिखिए, वास्तव में बात यह है कि, डबल नोटेड कामा में रहेगा ये, वास्तव में बात यह है कि इसमें, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, खली बोली। वास्तव में बात यह है कि इसमें, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, खली बोली में, यदि कांतता और मधुरता नहीं आई, यदि कांतता और मधुरता नहीं आई, सोनू, कांतता मतलब सुंदरता, कांत माने सत्पति होता है। नहीं वहां से ना जोड़िए ना, चमक, मधुरता, कौन बताएगा? कांतता मतलब दिमाग नहीं लगा रहे हो, कोमलता। कांतता और मधुरता नहीं आई, आगे चलिए। तो यह मेरी विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का दोष है। तो यह मेरी विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। मेरी विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं, डैश करके हरिऔध की भूमिका, सॉरी, प्रिय प्रवास की भूमिका। मतलब एक बड़ा कवि जैसे गोस्वामी जी ने लिखा था ना कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, वैसे प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य लिखने के बाद कह रहे हैं कि अगर खड़ी बोली में कोमलता नहीं आई, खड़ी बोली में मधुरता नहीं आई, तो ये खड़ी बोली का दोष नहीं है, मेरी विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का दोष। ये होता है बड़ा कवि। आगे, शुक्ल जी ने इनको द्वि कलात्मक कला में सिद्धहस्त कवि कहा है। द्वि कलात्मक कला में सिद्धहस्त कवि कहा है। शुक्ल जी ने इनको द्वि कलात्मक कला में सिद्धहस्त कवि कहा है। द्वि कलात्मक का मतलब ये था कि ये संस्कृत निष्ठ हिंदी भी लिख सकते थे और चोखे चौपदे और बोलचाल जैसी सामान्य प्रचलन की भी हिंदी लिख सकते थे। वो दो कला यही थी, एक संस्कृत निष्ठ हिंदी, एक बोलचाल वाली हिंदी। अगला पॉइंट, प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का मूल आधार। प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का मूल आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। प्रिय प्रवास की कथा वस्तु का मूल आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध है। क्योंकि आप देखिए कि इसको हटा दीजिए, पूरी कृष्ण काव्य परंपरा पूरी ले लीजिए जितनी है,
वो सब आधार क्या है? भागवत पुराण। पूरा हम भागवत पुराण कह लें। तो जब इन्होंने कृष्ण कथा पे लिखा, चूंकि इसमें कथा कहाँ तक है? जन्म से लेके मथुरा जाने तक। तो ये जो मूल कथा है वो दशम स्कंध में है। ठीक, अगला पॉइंट, वैदेही वनवास महाकाव्य की कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। वैदेही वनवास महाकाव्य की कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण है, इसकी कथा सीता के निर्वासन की घटना पर आधारित है। यही काम संस्कृत में किसने किया है? इसकी कथा सीता के निर्वासन की घटना पर आधारित है। सही पकड़े हो। भवभूत का क्या? रुक जाओ। जब आपने पढ़ा था, जब आपने लिखा था कि यह करुण रस प्रधान है, आपको याद आना चाहिए एको रसः करुणः भवभूत बराबर उत्तम राम। उन्होंने भी सीता के निर्वासन की घटना को ही आधार बनाया था। उसी सीता निर्वासन की घटना का आधार यहाँ भी है। ठीक, तो आप ये जानते रहिए कि ये पॉइंट जो है उत्तम रामचरित में भी यही कथा है, बस उसकी भाषा संस्कृत। वो भी करुण रस प्रधान है, ये भी करुण रस प्रधान है। वो भी राम कथा पर है, ये भी राम कथा पर है। वो भी सीता निर्वासन की घटना पर है, ये भी सीता निर्वासन की घटना पर है। तो हो सकता है कि कभी दोनों को मिला के कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाए, ठीक, कि भाई उत्तम रामचरितम के आधार पे हरियोध की कौन सी रचना लिखी गई, ठीक, या उससे प्रभावित प्रेरित उस टाइप की कुछ भी। एक पॉइंट लास्ट में और लिख लीजिए, अंतिम। प्रिय प्रवास की नायिका राधा को, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है। प्रिय प्रवास की नायिका राधा को इसमें स्वकीया के रूप में, स्वकीया परकीया जानते हैं? राम जी, स्वकीया परकीया क्या है? अच्छा, जिसके ध्यान में आ रहा हो बताए। स्वकीया परकीया है क्या? ठीक, यही उसमें कहा जा सकता है। स्वकीया का मतलब अपनी पत्नी और परकीया का मतलब ऐसी स्त्री जो बाहर से हो, परिवार के बाहर की। तो यहाँ पर आप वही चीज समझना है कि रीति काल में ज्यादातर परकीया चित्रण है, स्वकीय चित्रण वहां नहीं है। वो बिहारी के घर के नहीं थे जो लिख रहे थे, वो अंगुरी दिट बीच के जितवत नंद कुमार। तो पूरा रीतिकाल परकीय चित्रण से भरा हुआ है। ठीक, लिखिए, प्रिय प्रवास की नायिका राधा को इसमें स्वकीय के रूप में न चित्रित करके समाज सेविका, ये महत्वपूर्ण चीज है और नई चीज है, समाज सेविका एवं परिवार प्रेमिका के रूप में चित्रित करके, समाज सेविका, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, हाँ, स्वकीय रूप में ना चित्रित करके। यहां तक तो ठीक है। आगे लिखिए, समाज सेविका एवं परिवार प्रेमिका के रूप में। आप जानते हैं राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था,
लेकिन जब आप अगर इंटर की किताब पढ़े हों, इंटर की किताब में पहला पाठ क्या था? काव्य में याद है किसी को? अच्छी बात है, हमें भी नहीं याद। काव्य में हम पूछ रहे हैं, गद्य नहीं। उसमें कुछ दूत करके है, उसके पीछे दूत लगा है, पवन दूतिका। तो वही मुझे पवन दूतिका तक जाना था। तो वहां पर जब आप पवन दूतिका पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो देखेंगे कि राधा का चित्रण इस तरह से है जैसे वो कृष्ण की पत्नी हो। जैसे एक पत्नी पति का इंतजार करती है, वैसे राधा कृष्ण का इंतजार करती हैं। जबकि व्यावहारिक जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा है, राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। तो एक पत्नी की तरह उनको चित्रित करना एक तरह से कथा की युगीन नई व्याख्या है। तो वही चीज आगे लिखना है कि आगे जैसे स्वकीय परकीय जो था, तो पहली चीज तो इन्होंने उसे स्वकीय के रूप में न चित्रित करके एक नया अवतार दिया, समाज सेविका का और परिवार प्रेम का। ये बात कृष्ण कथा में नई थी। जैसे भ्रमर गीत वाली बात सूरदास की अपनी निजी बात थी, वैसे यहाँ पर आने के बाद ये परिवार प्रेमिका और समाज प्रेमिका के रूप में राधा को दिखाना हरिऔध की अपनी नई बात थी। ठीक, आगे से पूरा कर लेते हैं। समाज सेविका एवं परिवार प्रेमिका के रूप में चित्रित करके कृष्ण कथा की व्याख्या युगीन धरातल पर की गई है। समाज सेविका एवं परिवार प्रेमिका के रूप में चित्रित करके कृष्ण कथा की व्याख्या युगीन धरातल पर की गई है। इसको एक चीज और हम बस 1 मिनट लेंगे, छोड़ देंगे इसको। आप जब अभी मैथिली शरण गुप्त का साकेत पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि अयोध्यावासी वहां जो है क्या करते हैं, अनशन। लिखा कब जा रहा है? 1930 में। असहयोग आंदोलन कब होता है? 20 में। तो युगीन परिस्थितियों का प्रभाव उनके अयोध्यावासियों पर भी पड़ता है कि उनके अयोध्यावासी जो हैं वो अनशन करते हैं। ये होती है कथा की युगीन व्याख्या कि नए धरातल पर उसे कैसे रचनाओं को युगीन व्याख्या की जाए अपने समय और समाज से। जब कभी लिखा गया रहा होगा कि ढोल गवार शूद्र परसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उस समय हो सकता है कि किसी भी दृष्टिकोण से वो सही दृष्टिकोण रहा हो, लेकिन आज जरूरत ये है कि उसकी नई व्याख्या की जाए और उसमें नए अर्थ भरे जाएं। आप उसे चलाएंगे तो वो मान्य होने वाला नहीं है। और ना ये भी उचित नहीं है कि केवल उस लाइन के आधार पे तुलसी को खारिज कर दिया जाए। अगर तुलसी ने एक गलत लाइन लिखी है तो हजारों समाज को दिशा देने वाली पंक्तियां भी लिखी हैं। तो बस अंतर केवल इतना है कि हमको उसे समय और समाज के अनुकूल नई व्याख्या करनी। ठीक।